अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिशान आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद, जी सर, जवाद। आप लोग अपनी थोड़ी थोड़ी अस्सलाम साउंड। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नोमान जी सर। आ गए? जॉब से आ गए? आगे सर, अच्छा, मैं घर पर ही हूँ। क्या जॉब छोड़ दी क्या? नहीं नहीं, वैसे ही आज घर पर था। अच्छा अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरियार आ गए? जी सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वो मैंने स्क्रीन तो खोलना भूल गया मैं। अब ये मिनिमाइज भी नहीं होता। नेट से खोल लेता हूँ। दोबारा से शुरू कर देना सर। नहीं नहीं, मैं खुल जाएगा खुल जाएगा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करनी थी कि क्योंकि जो ना ये जो है ना सेशन रिकॉर्ड होते हैं। जी सर। ठीक है सर। तो इसमें थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। बाकी आपस में जी क्लासेस सर। में तो होता रहता है, कोई इशू नहीं है। तो ये रिकॉर्ड हो तो फिर ये मसला ना हो जाए। तो लूज ठीक है सर, इंशाल्लाह। कहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है, नुमान, तुमने क्लास नहीं ली थी पिछली? कौन सी सर? अभी जो हमने 6:30 वाला सेशन लिया है उसमें तुम नहीं थे ना? मैं था ना सर। तुम बिल्कुल लास्ट में आए थे। वो पानी वाला सीन मेरा ही तो था। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर हो गई ना? सर वो पानी वाला सीन मेरा ही था। हो गई सर, हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, पारी वाला सीन तुम्हारा था। हाँ, वो मेरा ही था। अच्छा, चले ठीक है। यहाँ से ये तो हमने देख लिया था। मुझे जल्दी से ना, ये मैं इसको नीचे नहीं कर रहा। ये प्लान फेज जो हमारा प्लान टू चेक एक्ट था, तो इसमें प्लानिंग फेज के अंदर हमने कौन से 6-7 पॉइंट लेने थे, वो मुझे कोई एक करके बता दे। रोमान, तुम ही बता दो जो मैंने डिस्कस किया अभी। यानी प्लानिंग फेज में हम जाने के लिए क्या क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? पहला पॉइंट क्या होगा हमारा? याद है कुछ? शहरियार याद है? यस सर, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव या टारगेट्स। हाँ, गुड। सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट, ठीक है। यानी आपने टारगेट्स, गोल्स, ये सारी चीजें सेट करनी है। टारगेट सेट करने सर फिर। सेकेंडली फिर मैनेजमेंट की कमिटमेंट थी। ठीक है। तुमने ही हर खोला हुआ चीज तो नहीं है उसमें ना? सर वो नहीं नहीं सर, क्या हो गया, आपकी स्क्रीन की सिर्फ आ रही है। अच्छा अच्छा। और तीसरा सर उसमें था अब वो आवाज, मैनेजमेंट यार आप रिप्रेजेंटेटिव। लोग थोड़ी सी ना आवाज हल्की कर ले सारे। ये मेरे कान में बहुत गूंज रही है। ज्यादा आ रही है। हाँ, ज्यादा। असल में मेरी उम्र ज्यादा नहीं हुई, मैं 37 में, 36 सर मेरी है। आवाज रुक रुक कर आ रही है। मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है। हाँ हेलो, सर, बहुत कट कट कर आवाज आ रही है। अब सही है? हाँ, बेहतर है। यस सर। सर तीसरा उसमें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव था। डायरेक्ट मैनेजमेंट और रिप्रेजेंटेटिव। तीसरा सर, तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं। और चॉइस ऑफ जिसको हमने EMR बोला था कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये कौन सी यस फेज सर। में चौथा, ये कौन सी फेज में आता है सॉरी, अमजद? अमजद, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन से फेज में आया? ऑर्गेनाइजिंग में सर। ऑर्गेनाइजिंग, गुड। ठीक है। और अच्छा सर, उसमें किक ऑफ मीटिंग का भी था। चौथा पांचवा पॉइंट किक ऑफ मीटिंग का था। ठीक है। और बजट का एक पॉइंट बजटिंग था। बजटिंग पॉइंट था एक। और सर 6-7 मैंने बता दिया, कोई और बता दे। यही और याद कोई था और मुझे। बताए? शहरियार, जी सर। जब हम IEE या EIA बनाते हैं तो उसमें एक होता है शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। शेड्यूल ऑफ, सर आवाज नहीं आई, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। कैजुअल या शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन।
बिल्कुल होता है सर। इन्वायरमेंटल इसको आप इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कह लें या हाँ इन्वायरमेंटल स्केजुअलिंग कह लें, टू रिपोर्ट दी फ्रीक्वेंटली ऑन एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। आपको उनको रिपोर्ट करना होता है हाँ, तो इसमें जो कि इस टाइम पे ये चीजें आपने, लाइक फॉर एग्जांपल आपने वेस्ट वाटर की टेस्टिंग रिपोर्ट जो है आपने इस महीने में जमा करवानी है, गैसेस एमिशंस की उस महीने में जमा करवानी है। ठीक इस है, तरह से पूरा एक स्केजुअल बनाया जाता है। दैट ठीक इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, और हम है, इसको एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी कहते हैं, EMR कहते हैं। CMR कहते हैं। ठीक है। अच्छा, किक ऑफ मीटिंग हो गई इसके अंदर, और हमारा हो गया कंडक्ट प्रीमियम रिव्यू, हो गया बजटिंग सेक्शन भी आप बता चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर जो स्टेप 8 है, दैट इज योर सिक्योर रिसोर्सेज एंड असिस्टेंस, यानी आपने अपने रिसोर्सेज को सिक्योर करना है, और फिर फाइनली इन्वॉल्व एम्प्लॉयज। ठीक है। और जो आपने स्टेप बताया, क्या नाम है, कैरियर, दैट इज द लास्ट स्टेप, मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा। एक चीज मैंने आपको और शेयर करनी थी, वो हमारा है, अब मैं असली उस पर आ रहा हूँ। प्लान फेज तो हमने देख लिया है। यस सर। अच्छा, नया पेज नजर आ रहा है आपको जो मैंने खोला है? नहीं नहीं सर। सर, ये आप स्क्रीन पता नहीं क्यों पॉज हुआ हुआ है। अब सही है? अब सही है? सर। आप नजर जी आ रही सर। है? यस जी सर, आ जी। रही है। तो बड़ा कैसे करेंगे? ये बड़ी कैसे होगी? सर ये ऊपर प्लस का ऑप्शन है ना, कहाँ पे? हाँ यार, ये वाला। बार पर, ठीक है। बार पर, हाँ। हाँ ठीक है, इसको लेके चलते हैं। और आज जो है, इस वाले सेशन के अंदर मैं जो है वो वही चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे वही सारी बातें लिखी हुई है क्लास क्लॉजेस के अंदर, कि जो हमारा ISO आया था, वो सबसे ज़्यादा जो है कामयाब हमारा 9001 हुआ था। ठीक है। और उसके बाद फिर सेकंड हमारा आया था 14001, यानी एग्जैक्टली बिल्कुल 9001 की कामयाबी के बाद जो सेकंड फेज था हमारा, वो 14001 का था, 2004 के अंदर जो पब्लिश हुआ है। और मेरे पास भी 2004 वाला ही है वर्जन, जो फर्स्ट वर्जन था इसका। ठीक है। तो किसी आवाज का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी भी आवाज़ नहीं आ रही? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्लियर है बहुत सर। जी कट रही सर, है या वाइब हो बहुत स्लो आ जाती है रही है। आवाज ना, मैंने दोबारा कनेक्ट किया है, अच्छा, अब आ रही है? यस सर। कभी डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर दोबारा अच्छा, वो कनेक्ट किया, मेरे ख्याल फिर में आवाज नहीं आ रही। सिग्नल का मसला है, सिग्नल का मसला शायद होगा, सिग्नल्स का या नेट का कनेक्शन का मसला होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये आपने, ये जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन, स्क्रीन नजर आ रही है, यस सर। जी सर। दैट इज योर पॉप मार्क, पॉपी मार कह लें आप। ये PDCA का पूरा पॉपी मार है। ठीक है। इसके अंदर दैट इज योर फर्स्ट पेज इन्वायरमेंटल पॉलिसी, एंड सेकंड वन इज पॉप, ये पॉप है आपका इन्वायरमेंटल पॉप पॉलिसी, है। यस सर। ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग। फिर आई। ये डू फेज है इम्प्लीमेंटेशन। फिर चेकिंग के अंदर क्या आता है? चेकिंग के अंदर आपकी मेजरिंग परफॉर्मेंस, ऑडिट आता है, और फाइनली आपका रिव्यू आता है। और रिव्यू के बाद हम कहाँ चले जाते हैं? कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये पॉप मार आ गया, और ये आपकी PDCA साइकिल आ गई। अगर आपको नजर आ रही है, मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ, तो ये आपकी PDCA साइकिल है। ठीक है। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन द मेथोडोलॉजी PDCA, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ से मैं नीचे आया। अब आज जो है ना, मैं आपसे कुछ जो डिस्कस करूंगा, दैट इज टर्म्स एंड डेफिनेशन। नजर आ रहा है? विशाल नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है सर। ठीक है। टर्म्स एंड डेफिनेशन देखें, जब भी कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनता है, या जब भी कोई रेगुलेशन बनती है, तो उसकी कुछ डेफिनेशन शुरू में लिखी जाती है। जैसे आप अगर इन्वायरमेंटल एक्ट देखें उठा के, या इन्वायरमेंटल कोई भी सीपा का एक्ट देख लें, या इंटरनेशनल कोई एक्ट देख लें, तो आपको एक्ट डिफाइन करने के बाद, यानी एक्ट क्या चीज़ है, कौन सी क्लॉज के अंदर आ रहा है, उसके फौरन बाद सबसे पहली जो शुरू होती है वो उसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्यों रखी जाती है? ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है कि आप कोई भी लॉ बनाए, कोई रेगुलेशन बनाए, तो सबसे पहले उसकी टर्म्स एंड डेफिनेशन लिखी जाए।
ठीक है, कोई भी आप मैं अगर सीपा का एक्ट उठाऊं तो उसमें भी आपको शुरू के अंदर डेफिनेशन मिलेंगी, वो मैं शेयर करता हूँ अभी आपसे। अच्छा, टर्म्स एंड डेफिनेशन में सबसे पहले ऑडिटर, क्योंकि लीड ऑडिटर कोर्स है, ISO 14001 लीड ऑडिटर कोर्सेज कहलाते हैं, LA कोर्सेज कहलाते हैं। तो पर्सन हु विद द कॉम्पिटेंस टू कंडक्ट ऑडिट, क्या मतलब है इसका? आप में से कोई ऑडिट करता है या किसी ने ISO सर 40? जो ऑडिट करवा रहा हूँ, नहीं सर मैं हूँ पोजीशन पे हो। नहीं 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 नहीं, द पर्सन विद ए कॉम्पिटेंस टू कंडक्ट एन ऑडिट, वो पर्सन जो कि ऑडिट कर सकता हो, इसके अंदर कॉम्पिटेंसी हो, यानी वही बात कि उसके अंदर केट हो, उसने पास में कोई 50 क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे ख्याल में 50 ऑडिट्स किए हो तब जाके उसको लीड ऑडिटर जो है मिलता है, ये शायद आपको पता होगा। जी सर, जी सर, ऐसे ऐसे ही है, वो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है तो उसको, आपको इरका रिपोर्ट को या जो भी है। इरका को आप सबमिट कराते हैं। तो ऑडिटर कौन होगा? फर्ज क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने ISO 14001 इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उसका मैंने ऑडिट कराना है, या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट कराना है, तो वो पर्सन जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी होगी तो कंडक्ट एन ऑडिट, वो ऑडिटर कहलाएगा। ठीक है, फिर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, यानी ऊपर हमने पढ़ा था ना कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, ये ऊपर अगर मैं बात करूँ तो दैट इज योर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है। तो इससे क्या मुराद है? जो पीडीसी है सर। PDCA की कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट क्या है कि आपको अगर रिकरिंग प्रोसेस ऑफ इनहांसिंग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, रिकरिंग मींस बार बार जो मतलब उसको कंटिन्यू चलते रहना सर, कंटिन्यू चलते रहना, यानी आप दोबारा वो फॉलो अप लेना, इम्प्रूवमेंट में लेके चलते रहना उस चीज। ठीक है। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की रिकरिंग प्रोसेस, अच्छा ये डेफिनेशन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन हो सकता है कि आपके मिड टर्म में भी दो, तो आप इन डेफिनेशन पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बेसिक्स हैं, जब तक आप इन बेसिक्स को नहीं सर पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड, सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी। ये EMS स्टैंडर्ड में बहुत सारी डेफिनेशन है, तो क्या सबको नहीं ही देखना है? नहीं नहीं नहीं, इस स्टैंडर्ड के अंदर इसकी बात कर रहे हैं ना? जी सर, जी सर, 14,001 2004। कितनी है डेफिनेशन इसके अंदर? 13 14, सर अच्छी खासी डेफिनेशन है। मुश्किल से 20 डेफिनेशन है। मैं कह रहा हूँ कि याद नहीं, लेकिन कम से कम कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो। फर्स्ट के ऑडिटर की बात जी सर, आती है, जी ऑडिटर कौन होता है, सर। प्रोपोनेंट की बात आती है, प्रोपोनेंट किसे कहते हैं शहरियार? सर क्लाइंट, कंपनी, ऑडिटी इंडस्ट्रीज, ऑडिटी ऑडिटी। नहीं, मुझे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए। हु इज प्रोपोनेंट? ये जो नैयरीन है या जो हमारा कंसर्न, जो भी हमारा कंसर्न होता है। द पर्सन हु इंटेंड्स टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट, याद रखिएगा, प्रोपोनेंट मींस द पर्सन हु इंटेंड्स टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, वो पर्सन जो कि कोई प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हो वो प्रोपोनेंट कहलाएगा, ठीक है, या प्रोजेक्ट लगा हुआ है उसका वो इम्प्लीमेंट कराने जा रहा है। तो अच्छा, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हो गया। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि इनहेंसिंग, रिकरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग, आपने उसकी जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको, जो आपने उसके परफॉर्मेंस के लिए जो टारगेट सेट किए थे या पॉलिसी जो सेट हुई थी, उसकी इस पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी आ जाए, कंसिस्टेंसी आके, और उसके लिए जो आप रिकरिंग प्रोसेस करते हैं, क्योंकि अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे या उसको चेक नहीं करेंगे तो वो आपकी डिस्टर्बेंस की तरफ चला जाएगा। एक वक्त आएगा, पहली दफा अच्छा होगा काम, दूसरी दफा कम, तीसरी दफा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट आ गया। ये डेफिनेशन मैं लेक्चर के बाद एक रिव्यू भी करूंगा और आप लोगों से पूछूंगा भी, तो काइंडली देखते जाइएगा। अच्छा, तीसरा है करेक्टिव एक्शन। दो टर्म्स होती है, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, बिल्कुल बिल्कुल सर। दोनों के अंदर एक टर्म लिखी हुई है, नॉन नॉन कन्फर्मिटी। कंफर्मिटी। नॉन कन्फर्मिटी क्या मतलब है? नॉन कंप्लायंस ऑफ नॉन जो मीटिंग नॉन कंप्लायंस होती है। अच्छा, हम रेगुलेशंस वगैरह या स्टैंडर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट है तो उसको मीट नहीं कर रहे होते, दैट इज कॉल्ड नॉन। ये है नॉन कन्फर्मिटी की डेफिनेशन। फर्स्ट यू नो द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट, यानी वही कंप्लायंस ना हो रही है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिलमेंट ना हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन कन्फर्मिटी। ठीक है, तो अब दो बातें, नॉन कन्फर्मिटी दोनों के अंदर आएगा, यानी करेक्टिव एक्शन के अंदर आएगा, प्रिवेंटिव एक्शन के अंदर आएगा। तो अगर करेक्टिव एक्शन की बात करूं तो एक मिनट,
करेक्टिव एक्शन की बात करूं तो एक्शन टू सर एलिमिनेट। वॉइस लैग हो रही है सर। अब हो रही है? हेलो? नहीं नहीं सर, आप बोलें। असल में बीच में 2-3 लोग जब बोलते हैं ना तब ये होता है। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि एक्शन टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मिटी। ठीक है, डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मिटी, यहाँ पे डिटेक्शन का लफ्ज आया है। और मैं प्रिवेंटिव एक्शन की बात करूँ तो प्रिवेंटिव एक्शन है हमारा, ये आ गया प्रिवेंटिव एक्शन कहाँ पे, दिस इज प्रिवेंटिव एक्शन। नजर आ रहा है आप सबको? बिल्कुल। ठीक है, एक्शन टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी, वो है एक्शन टू एलिमिनेट द डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मिटी। करेक्टिव एक्शन में क्या आएगा? सर जो डिटेक्ट हो जाए वो हाँ। उसके अगेंस्ट जो है वो नॉन कंफर्मिटी अगर दी जाती है दैट इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। और जिसमें पोटेंशियल हो कि हाँ ये हो सकता है, इसको आप पहले ही से उसकी प्रिवेंशन मेजर्स ले लें। इसका कोई मुझे एक क्लियर कट पिक्चर दे सकता है, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन? फॉर एग्जांपल स्पिल किट मौजूद नहीं थी और केमिकल स्पिल हो गया तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लगेगा, और उस स्पिल होने से पहले ही अगर हम स्पिल किट रखते थे तो वो एक्सीडेंट। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर स्पिल था, स्पिल होने से पहले आप प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, यानी एक्शन टू एलिमिनेट द पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी। वो जो जिसके अंदर पोटेंशियल हो, एक ईंट जो है, एक पत्थर जो है दीवार पे रखा हुआ है, छत पे रखा हुआ है, उसके अंदर पोटेंशियल हो, किसी के सर पे गिर सकता है। अब आपने उसकी असेसमेंट की यार किसी के सर पे गिर ना जाए, तो फ्यूचर के लिए, है ना, फ्यूचर के लिए आप क्या करते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, याद रखिएगा। जी सर। करंट से फ्यूचर के लिए हमारी जैसे रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी के अंदर रिस्क असेसमेंट होती है, सेफ्टी के अंदर रिस्क असेसमेंट जो होती है दैट इज योर प्रिवेंटिव एक्शन। लेकिन सेफ्टी के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन इज अ करेक्टिव एक्शन। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है सर। नहीं समझ में आया? जी सर। नहीं सर। कौन? तनवीर? तनवीर 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 देखो, देखो आपने नॉन कन्फर्मिटी तो समझ में आया हुआ ना? यस सर। देखो, एक है कि माजी में हो गया, एक वाकया हो गया, जब एक वाकया हो गया तो उसको खत्म करने के लिए, यानी नॉन कंप्लायंस हो गई, तो उसको खत्म करने के लिए जो एक्शन लिया जाएगा दैट इज योर करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव, ऐसा ही है सर। ठीक है, हाँ फ्यूचर में ये करना हो, फ्यूचर में ये वाकया ना हो फ्यूचर जी, यस सर, वो हो जाएगा प्रिवेंटिव, दैट इज योर प्रिवेंटिव एक्शन। तो याद Preventive. रखिएगा करेक्टिव। और देखिए मैंने कोका कोला कंपनी की एक हेल्थ एंड सेफ्टी रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके अंदर लिखा हुआ था करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। एक साइट थी, मैं साइट नहीं बताऊंगा, उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है डॉक्यूमेंट जो है। तो उस साइट पे जो है एक वर्कर को ना पोल से करंट लगा, जोर से करंट लगने के बाद वो मौके पे जो ना उसकी डेथ तो नहीं हुई, लेकिन ये कि सीवियर इंजरी हुई, तो उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। तो उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि ये करेक्टिव एक्शन लिया गया उस वक्त, यानी जब आप इन्वेस्टिगेशन करके आप समझते कि यहाँ नॉन कंप्लायंस हुई है, नॉन कंफर्मिटी हुई है, तो उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं करेक्टिव एक्शन फ्यूचर के लिए कि दोबारा ना हो, तो दैट इज योर प्रिवेंटिव एक्शन। किसी को क्वेश्चन पूछना है? सर इसको प्रिकॉशंस भी तो कह सकते हैं ना? प्रिकॉशंस भी कह सकते हैं, रिस्क असेसमेंट भी कह सकते हैं। ईआरए क्या होता है, एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट क्या होता है, बेसिकली रिस्क असेसमेंट क्या होता है? लाइक एक्टिव एंड प्रोएक्टिव अप्रोच। बिल्कुल जी जी, गुड, जबरदस्त। बिल्कुल। रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव अप्रोच, गुड। रिएक्टिव अप्रोच क्या है आपकी? यस सर। कि अब तक जो करेक्टिव करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन है, और जो प्रोएक्टिव है वो है बिफोर हैपनिंग, लाइक कोई भी इंसिडेंट के हैपन से पहले वो हो जाएगा आपका प्रिवेंटिव या आप उसको जो है। ठीक है, गुड। तो इन दोनों चीजों को मैंने आपको बता दिया। इसमें अभी भी किसी को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नहीं होगा, अच्छा ठीक है। अच्छा, एक डेफिनेशन हमने देख ली, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, और एक और डेफिनेशन पे आ रहा हूं मैं। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट क्या होता है, ऑडिटर क्या होता है, करेक्टिव एक्शन क्या होता है, प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है। अगर इन पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं डॉक्यूमेंट का लफ्ज आएगा तो इससे क्या मुराद है, व्हाट इज डॉक्यूमेंट? इंफॉर्मेशन इन स्पोर्टिंग मीडियम, ठीक है।
उसका सपोर्टिंग मीडियम या कोई इंफॉर्मेशन की शक्ल में कोई चीज़ होगी। और वो मीडियम क्या हो सकता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन एंड इट्स सपोर्टिंग मीडियम। तो वो मीडियम क्या हो सकता है, वो पेपर की शक्ल में भी हो सकता है, वो मैग्नेट की शक्ल में भी हो सकता है, वो क्या इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, वो कोई कंप्यूटर डिस्क भी हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ सीडीज होती थी, वो कोई फोटोग्राफ भी हो सकता है। बाद आप क्या करते हैं, फोटोग्राफ ले लेते हैं, यार यहाँ पे स्पिल हो रहा था, ये ट्रीटमेंट प्लांट इस कंपनी ने नहीं लगाया, यहाँ से देखें इतना वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है, वाटर डिस्चार्ज, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो आपने मीडियम, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है, दैट इज द पिक्चर। वो पिक्चर मोबाइल की भी हो सकती है या कोई मास्टर सैंपल हो सकता है, आपने किसी कंपनी का सैंपल लिया, टेस्ट कराया, टेस्ट करने के बाद आपका जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट जो है वो आपका डॉक्यूमेंट है। और कम्बिनेशन देयर ऑफ, या इन सब का कम्बिनेशन, या इनमें से किसी एक का कम्बिनेशन, वो आपका सारा डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट वाले क्या होती है इन्वायरमेंट, एवरीथिंग विच सराउंड अस है, हर वो चीज जो हमारे इर्द गिर्द है। भाई हमारे इर्द गिर्द तो मेरे तो इस वक्त पर्दे भी लगे हुए हैं, पंखा भी लगा हुआ है, तो वो क्या मेरा इन्वायरमेंट है? इन्वायरमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन है सराउंडिंग्स इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। सिंपल, बहुत जबरदस्त डेफिनेशन दी है इन्होंने, मैंने शायद आपको बताया भी था कि वो सराउंडिंग जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही होती है। एक बैंकिंग सेक्टर है, आप मेरे ख्याल में यूबीएल में, अमजद सर बैंक अल्फला में, तो आपका जो अल्फला बैंक है उसकी जो सराउंडिंग है वो बेसिकली उसका इन्वायरमेंट कहलाएगा। ठीक है जी सर। और फर्ज किया कोई जेम्स में काम कर रहा है, तो जेम्स उसका जो दायरा है, जिस दायरे में शोर हो रहा है थोड़ा सा, अच्छा वो जो उसका दायरा उसकी सराउंडिंग कहलाता है। और उस सराउंडिंग में 3 चीजें इंक्लूड होते हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। वो कौन कौन से? पहले तो 3 चीजें होंगी, एयर, लैंड एंड वाटर। एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक है। एयर का मतलब उसमें एयर एमिशंस क्या हो रही हैं, वाटर से मुराद उसके अंदर वाटर डिस्चार्ज क्या हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। निशान? जी सर। अच्छा, जी सर आ रही है आवाज। एयर के अंदर हम देखेंगे एमिशन टू एयर एमिशन, एमिशन किसी कंपनी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से एयर एमिशन क्या हो रही है। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वाटर से रिलेटेड क्या होता है, वाटर के लिए कौन सी खास टर्म यूज होती है शरिया? सर एफ्लुएंट डिस्चार्ज, वाटर डिस्चार्ज या वाटर पॉल्यूशन। जी वाटर डिस्चार्ज, नो वाटर के लिए डिस्चार्ज। लैंड के लिए हम क्या करते हैं, लैंड में नॉर्मली जो ज्यादातर डिस्टर्बेंस आती है लैंड पे, या तो वो उसकी लैंड कंटेमिनेशन होती है, या फिर सॉलिड वेस्ट। गुड, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। सॉलिड वेस्ट, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो यहाँ सॉलिड वेस्ट आ गया, नेचुरल रिसोर्सेज जिसके अंदर फ्लोरा आ गया, फौना आ गया, ह्यूमन एंड फौना आ गया, ह्यूमन। तो ये एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आपने याद रखी है। सराउंडिंग्स इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, कोई भी जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करेगी। इस वजह से जब हम IEE या EIA बनाते हैं, यार जब हम IEE और EIA बनाते हैं तो उसका इन्वायरमेंट क्या होता है, उसका 5 किलोमीटर का बिल्कुल, पता है ना, उसका 5 किलोमीटर का रेडियस होता है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये नहीं होता कि आपने जो है वो अगर फर्ज किया रजबी टेक्सटाइल है तो आपने जो है ना अमेरिका के अंदर उसकी डिस्टर्बेंस शो कर दी, तो वो नॉनसेंस हो जाएगी, यानी वो उससे लगता ही नहीं है। तो रजबी के अगर हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं या रजबी हम IEE बना रहे हैं, तो जहाँ पे वो सेक्टर लगने जा रहा है या ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, तो उसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हमने देखना होता है वहाँ पे कोई आबादी तो नहीं है, वहाँ की एयर क्या है, वहाँ की वाटर कैसा है, वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, वहाँ का फ्लोरा क्या है, वहाँ का फाना क्या है, वहाँ की ह्यूमन एंड देयर इंटरेक्शन, उनका आपस का इंटरेक्शन क्या है। फर्ज क्या आपने कंपनी लगाई, लोगों का इंटरेक्शन जो था, वहाँ की कस्टम चेंज हो रही है, कस्टम डिस्टर्बेंस आ रही है, दो रिवायत चेंज हो रही है, तो सारी सोशल इन्वायरमेंट। जी गुड, जबरदस्त। फ्लोरा, फाना एंड सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोगों को याद रहेगी, ये मैं एक एक करके बता रहा हूँ। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट बता चुका हूँ, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट्स। देखिए 3 चीजें, शहरियार आप सर्विसेज में जॉब कर रहे हैं, अमजद आप सर्विसेज में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन तनवीर तुम सर्विसेज में नहीं है। ठीक है, इसी तरह एक प्रोडक्शन में आप एक्टिविटीज के अंदर है, तो 2 ही शक्लें हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, या तो एक्टिव प्रोडक्ट्स होती हैं या उसकी सर्विसेज होती हैं। दैट कैन इंटरेक्ट इन द एनवायरनमेंट, वो जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसका इंटरेक्शन क्या एनवायरनमेंट के साथ, ये उसका एस्पेक्ट होगा। एस्पेक्ट मीन्स द कॉज। ठीक है, वही चीज मैंने आपको बताया था।
और सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हैज अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होगा तो उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी होगा। जहाज लेके, ठीक है, एक कंटेनर, एक ऑयल टैंकर लेके जा रहे थे, उसका स्पिल हुआ पूरा जहाज। आपको याद है तस्मान ऑयल स्पिल जो हुआ था, जिसको मौजूम साहब बहुत पढ़ाते थे? जी सर, वो अभी भी याद पढ़ाते है? वो अभी पढ़ाते हैं अभी पढ़ाते हैं कि वो जी सर। एस्पेक्ट, वो अभी पढ़ाते हैं। तो वो एस्पेक्ट, दैट इज एस्पेक्ट, और उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है कि आपको पूरा समंदर जो है उसका फ्लोरा फाना डैमेज हो गया, ठीक है। फिर एस्पेक्ट्स आर द कॉजेज, मैंने आपको बताया था एस्पेक्ट क्या होता है। एस्पेक्ट्स आर द कॉज, इम्पैक्ट्स आर द इफेक्ट, ठीक है, ये आएगा इसके अंदर। मेरी बात समझ में आ रही? एस्पेक्ट्स आर द कॉजेज, वो क्या वजूहात है। इम्पैक्ट्स आर द इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। एनी चेंज टू द एनवायरमेंट वेदर एडवर्स और बेनिफिशियल, अच्छा है बुरा, होली है या पार्शली, रिजल्टिंग फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट यानी एक आपने कंपनी ने एक जनरेटर लगाया, जनरेटर से क्या हुआ, एयर एमिशन हुई, सॉक्स नॉक्स फॉक्स जो भी निकलना शुरू हुई, तो दैट इज इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, एयर डिग्रेडेशन, वार्मिंग होगी। तो जो आपने वो लगाया दैट इज इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, और उसके अंदर जो एयर पोल्यूशन हो रही है या ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, दैट इज इम्पैक्ट, ठीक है। बेनिफिशियल हो या बुरा हो, दोनों आपने बताने, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, गुड। हम EIA बनाते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों लिखते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आता है, लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा। भाई रजबी इंडस्ट्री है तो लोगों का रोजगार भी तो चल रहा है। सिर्फ इन्वायरमेंट की बेसिस पे हम उसको बंद थोड़ी कर देंगे कि यार इन्वायरमेंट खराब होगा, वेस्ट वाटर जनरेट होगा, एयर एमिशन होगी, ये एस्पेक्ट्स हैं इसके, तो कंपनी चलाने की जरूरत नहीं। भाई हर प्रोजेक्ट के अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट बाज़ जगह जो है वो कम होते हैं, बाज़ जगह ज़्यादा होते हैं। आप एम्प्लॉयमेंट लेके आते हैं जब कोई इंडस्ट्री लगती है। अच्छा, इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, जब ऑब्जेक्टिव की बात आएगी तो ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, नोमान? जी सर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तुमने बनाया तो था, एक प्रोजेक्ट बनाया था। हाँ, मैंने आपको दिया था ना बना के। हाँ तो बना के दिया था, मुझे बताओ भी तो सही इसके अंदर क्या किया था। सर जो भी हमारे गोल्स होते हैं वही हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि हमें किस अच्छा, तरीके से अपनी कंपनी के एनवायरमेंटल अपने गोल्स जो है वो अचीव करने हैं। ठीक है, जो हमने सेटिंग ऑफ गोल सही कर है, रहे थे उसको अचीव करने के लिए, ठीक अचीव है, करना, हाँ किस तरह से अचीव करना है। अचीविंग द एनवायरमेंटल गोल, अचीविंग द एनवायरमेंटल गोल कंसिस्टेंट विद द एनवायरमेंटल पॉलिसी, यानी ये नहीं कि आपकी पॉलिसी से हटके हो जाए, ठीक है। तो यानी दूसरे अल्फाज में दैट एन ऑर्गेनाइजेशन सेट्स इटसेल्फ टू अचीव, वो चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन ने करनी है 1 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है, तो वो उसके ऑब्जेक्टिव्स कराते हैं। परफॉर्मेंस, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूअर क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट, पढ़ा है ना ये, निबोश के अंदर शायद था। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट, ऑब्जेक्टिव आपके स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। लिख ले बेशक, अगर जहन में नहीं आ रहा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। स्मार्ट मीन योर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट किस चीज़ का एब्रीविएशन है, आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, ठीक है, मेजरेबल हो, आप उसको मेजर कर सकें, फिर अचीवेबल हो, ठीक है, फिर R फॉर रीजनेबल हो, और टीम फॉर टाइम बाउंड हो। 5 चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। दोबारा बताऊं, जी सर, दोबारा बताएं। देखिए हमारे ऑब्जेक्टिव, यानी जो हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट, स्मार्ट SMART। स्मार्ट मीन्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, यानी खुद अपने आप को बताएं कि यार मैं, फिर मेजरेबल हो, हवाइयाँ ना छोड़ी जाए, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, आप उसको अचीव कर सकते हो, ऐसा मुश्किल ना हो कि कंपनी के पास बजट नहीं है और आपने उसको जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करके दे दिया। फिर रीजनेबल हो, और फाइनली टाइम बाउंड, उसका टाइम हो, 6 महीने बाद ये होगा, 1 साल के बाद ये होगा, 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर हम अपने पूरे टारगेट्स अचीव कर लेंगे। तो ये मजीद बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो आपने क्या करना है, पॉलिसी के अंदर ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, इन्वायरमेंटल टारगेट सेट करने। टारगेट्स क्या होंगे, ताकि आपकी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। अच्छा, ऑब्जेक्टिव हो गए। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या है,
मेजरेबल रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। पॉलिसी, इन्वायरमेंटल पॉलिसी, पॉलिसी क्या होती है? टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट जो होती है। Good. Management of the top commitment of the top management. Environmental policy provides a framework for action and for setting the environmental objective. ठीक है, आप जो ऑब्जेक्टिव और टारगेट सेट कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव और टारगेट की जो सेटिंग होगी, ये हमारी इन्वायरमेंटल पॉलिसी का पार्ट होगी। इन्वायरमेंटल टारगेट की बात आ जाए, मैं बता चुका हूँ आपको। वो रिक्वायरमेंट्स देखें, और टारगेट्स का मतलब वो रिक्वायरमेंट्स, सेटिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। फर्क क्या है टारगेट और ऑब्जेक्टिव में? क्या फर्क है? पढ़ाया था मैंने पिछले सेमेस्टर में। हसन, सर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। हसन, हेलो हेलो, आवाज आ रही? सर, टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। हाँ हेलो हाँ, सर, हमारे कुछ सर्टेन टारगेट्स होते हैं जो सेट करते हैं। तो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, जिन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हुए हम टारगेट्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, गुड। मतलब पेपरलेस करना है, तो आप कहेंगे भाई मैं जो है इतने पेपर जो है ना, प्रिंटिंग बोथ साइड, आपने बोथ साइड पे प्रिंट करना है, पेपर का प्रिंट निकालना बोथ साइड पे। दैट इज योर क्या बन गया, टारगेट बन गया कि कंपनी के अंदर जो है ना दोनों साइड पे प्रिंट निकलेगा, एक साइड पे अलाउ नहीं है। ये टारगेट सेट कर दिया आपने, तो उससे फिर आप ऑब्जेक्टिव मीट करते हैं। ठीक है, गुड। फॉर्म्स हमारे अगर मैनुअल सबमिट होते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स कर दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही सही। इंटरेस्टेड पार्टी, शहरियार पार्टी पकड़ते हैं ना हम लोग। बिल्कुल। क्या मतलब इंटरेस्टेड पार्टी? यहाँ पार्टी से क्या मुराद है? पर्सन और ग्रुप कंसर्न विद और इफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, क्या मतलब है? सर इसमें तो जो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है उनसे, जैसे अगर परचेज हम कर रहे हैं किसी पार्टी से, तो उसकी चीजें एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से क्या डैमेज कर रही हैं, या जो ट्रांसपोर्टेशन हमारा कॉन्ट्रैक्टर है या हमारे हैं, तो उसकी वो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। और इलेक्ट्रिसिटी अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही, हम जनरेट कर रहे हैं, तो उससे भी ग्रीन हाउस इमिशन, गैसेज इमिशन हम नहीं कर रहे सर, हैं। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री से अनट्रीटेड वाटर जो वो डिस्चार्ज हो रहा था और उसके आसपास की जो कम्युनिटी थी उसकी वाटर बॉडी में जाके वो डिस्चार्ज हो रहा था, तो वहाँ पे जो कम्युनिटी थी उसके कुछ ना कुछ कंसर्न हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल भाई, अगर आप अपना अनट्रीटेड वाटर जो है डिस्चार्ज करें तो उसको आफ्टर ट्रीटमेंट डिस्चार्ज करें, ताकि जो हमारी वाटर बॉडी है वो ज़्यादा अफेक्टेड ना हो या अफेक्टेड ना हो। इंटरेस्टेड पार्टी कैसे होगा? पर्सन और ग्रुप कंसर्न विद और इफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट, हमारे सर स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो हो सकते हैं, वो इंटरेस्टेड पार्टी है, या वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हो सकते हैं, वो भी इंटरेस्टेड पार्टी है। आपकी कंपनी लगाई हुई है, आसपास लोकल रेजिडेंट्स हैं, आपने कोई ऐसी परफॉर्मेंस के लिए आपने इन्वायरमेंट खराब किया जिससे डायरेक्ट, जैसे मेरे पास एक साहब आए थे, केस आया था, वो कहने लगे यार मैं कंपनी चला रहा हूँ, वो लोहे का काम था इनका, ठीक है, तो वो लोहा ठोका पेटी करते थे, तो उसके पीछे ना कोई 10-15 घर बने हुए थे। जी सर। तो 10-15 घरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, उन्होंने उसको ऑब्स डोमेन में खत लेटर लिख दिया कि ये कंपनी जो गलत लगी हुई है, शोर आता है तो हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो वो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस से जो भी इफेक्ट हो रहा होगा वो इंटरेस्टेड पार्टी होगी। जी सर, एक चीज। हाँ जी सर, इंटरेस्टेड पार्टीज में ना यूजुअली हम दो चीजें भी देखते होते हैं, एक इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज और एक एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी। हाँ, वो एक्सटर्नल इंटरनल में इस तरह भी देखते हैं, यानी जो हम और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो स्कोप में आ रहे होते हैं, जिसमें स्टेक होल्डर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, या आपकी टॉप मैनेजमेंट हो गई, ये इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टी। वो तो इंटरनली हो गई, जिसमें पैसा लगा है, जिसका पैसा लगा हुआ है। जी, और जो एक्सटर्नल होते हैं उसके अंदर जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स, सप्लायर्स। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या होगा, एक्सटर्नल में आपकी एजेंसी भी हो सकती है, दैट इज योर इंटरेस्टेड पार्टी। सीपा भी इंटरेस्टेड, देखिए सीपा भी इंटरेस्टेड पार्टी है, ऐसे ही है। ईपा भी इंटरेस्टेड, देखें वो इसको
सीपा बनी क्यों है, बनी किसी और के लिए, लेकिन मैं उसको जो मेन पर्पस बता रहा हूँ, उसका क्या काम है कि वो कंपनी की इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को चेक करे। दैट इज द मेन फंक्शन कंप्लाइंस कराए, लोग सख्ती करे उनके ऊपर। तो सीपा भी एक इंटरेस्टेड पार्टी है, वो चाहती है कि आपकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस अच्छी हो। वो चाहती है सर। हाँ तो अच्छा बहरहाल चाहती है हाँ पार्टी वो तो चाहती है, वो बहुत चाहती है। अच्छा तो बहरहाल ये इंटरनल ऑडिट हो गया। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? विच इज कंडक्टेड बाय द स्टाफ। ठीक है, कंपनी के अंदर जो स्टाफ ऑडिट कर रहा होगा बाय ओन टीम, बाय देयर ओन टीम, जिनका अच्छा इंडिपेंडेंट व्यू नहीं होगा। इंटरनल ऑडिट में इंडिपेंडेंट व्यू नहीं होगा। दे आर ऑल डिपेंडेंट। आप ही कंपनी के मालिक, आप ही कंपनी के नौकर हैं और आप ही उसको ऑडिट कर रहे हैं। मतलब मैं अपनी खामियां निकालूं, वो पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज इंटरनल ऑडिट विच इज कंडक्टेड बाय द स्टाफ इटसेल्फ। ऑर्गेनाइजेशन सेक्शनल टीम हो सकती है। जी जी, वो सेक्शन टीम भी हो सकती है। मैं थर्ड पार्टी नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, जिसका वो इंटरेस्ट नहीं है, तो जिससे आप ऑडिट करा रहे हैं उसका अपना इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसके पास आज़ादी नहीं होती, तो इस वजह से वो ऑडिट कर रहे होते हैं। नॉन कन्फर्मिटी में आपको बता चुका हूँ। ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? अगर इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो ISO 14000 है, कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज आ जाए तो उससे क्या मुराद है? वो कोई कंपनी भी हो सकती है भाई, कंपनी है, कॉर्पोरेशन है। कंपनी और कॉर्पोरेशन में क्या फर्क है? PTCL, OGDCL, पहले था OGDC, कॉर्पोरेट है सर। OGDC था पहले, पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन। मेरे वालिद साहब जो थे वो पाकिस्तान टेलीविजन में थे। दैट इज कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन एक छोटा सा कह सकते हैं बड़ा इदारा होता है। ठीक है, फिर वो कंपनी तो स्मॉल। सर उसके शेयर होल्डर ज्यादा होते हैं। कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर ज्यादा होते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा। अच्छा, कंपनी छोटी होती है। OGDCL, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, पहले थी कॉर्पोरेशन, शेयर्स खा गए, पता नहीं चला, अब वो कंपनी में तब्दील हो गया। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी छोटी हो गई, शेयर्स खत्म हो गए। ठीक है, या शेयर एक के पास चले गए। तो फर्म, इंटरप्राइज, अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन और पार्ट और कम्बिनेशन देयर ऑफ, वेदर इनकॉर्पोरेटर और नॉट, पब्लिक हो या प्राइवेट हो। पब्लिक भी हो सकती है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक भी हो सकती है, हमारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो दैट हैज इट्स ओन फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको एंड कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन तक अपने डेफिनेशन देखनी है, प्रिवेंटिव एक्शन तक देखनी है। तो बाकी तकरीबन 2 डेफिनेशन रह गई है। रिकॉर्ड क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये 2 डेफिनेशन देख के फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आपके लिए टास्क ये कि आप लोग इन डेफिनेशन को देखिएगा, और बाकी तो आपको तकरीबन सब आता है। डेफिनेशन आपको याद सर ये व्हाट्सएप पे भेज देना, ये पूरा डॉक्यूमेंट भेज दो आपको, ईमेल कर देता हूँ। पूरा डॉक्यूमेंट। अच्छा मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। ये उसमें पोर्टल में अटैच कर दीजिएगा ना। LMS में डाल दे तो डाउनलोड कर लेंगे। वैसे तो ये EMS के स्टैंडर्ड सबके पास हो गई, फिर भी आप अगर उस पर डाल देता हूँ, मैं व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, LMS पे भी डाल देता हूँ। ठीक है, ओके जी। फिर सेशन हम इंशाल्लाह खत्म करते हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो? ठीक है सर। तो बहुत सारे स्टूडेंट साइलेंट पे भी हैं, साइलेंट मोड पे हैं या वाइब्रेशन पे मेरे ख्याल में। ठीक है, तो खत्म करते हैं फिर। मेरे ख्याल में खामोशी से लेक्चर ले रहे हैं। HVAC जो है वो फिर हम 9:30 बजे सेशन है उसका। सर 9:30 पे रख लेते हैं। हाँ 9:30 पे रख लेते हैं। सर HVAC का भी आज ही है। हाँ ना यार, आ जाए, क्या करेंगे सर। हाँ सर एक हाँ बोले सेशन फिर करें उसका। सर बहुत हो गया आज। एक सेशन रखते हैं उसका, 2 नहीं। उसका एक ही रखूंगा, एक ही सेशन। एक सेशन रख ले उसमें। नहीं HVAC मुझे इतनी ग्रिप नहीं है, तो उसका एक ही सेशन रखूंगा मैं। को ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ओके सर, अभी कर ले सर, 9 बजे कर ले प्लीज। अरे नहीं यार, मैं वक्फा तो ले लूँ थोड़ा सा, सुबह से मैं मीटिंग से हूँ मुस्तकिल। ठीक है, 9:30 बजे ठीक है मेरे ख्याल में। चलो ठीक है सर। ओके सर वो HVAC हाँ में वो जो आपने न्यूमेरिकल्स करवाए थे ना, उनको थोड़ा सा वो आते हैं ना, अभी डिस्कस करते हैं। मैं शुरू से लेके चलूंगा, उसको शुरू से लेके डिस्कस करते हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगा। कौन सा न्यूमेरिकल सर? जी सर, न्यूमेरिकल कराएं भाई। जी HVAC ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।